बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट 1991 यानी कि कानून शुफ़ा। शुफ़ा क्या होता है? ये किस तरह से एक्सरसाइजेबल है? ये कौन-सा राइट है? क्या मुसलमान और गैर मुसलमान एक-दूसरे के खिलाफ शुफ़ा का हक़ इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? कौन-सी जायदाद है या कौन-सी प्रॉपर्टी है जिस पर ये कानून नाफ़िज़ुल अमल है, जिस पर ये एक्सरसाइजेबल है? कौन से लोग हैं जो ये इस्तेमाल कर सकते हैं ये हुकूक? शफ़ी शरीक, खालिद जार क्या होता है? ज़रूरत ज़रार क्या होता है? इसका मतलब ये रूल प्रायोरिटी रूल्स यानी किसको तरजीह दी जाती है? कौन से क्या अफ़राद मिलकर के शुफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं हम? पूरा जो शुफ़ा का लॉ है प्रॉपर्टी एक्ट 1991 इसका अहाता करने की कोशिश करेंगे। ऑलमोस्ट तमाम सेक्शंस जो हैं इन पर हम आज गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे कि तमाम सेक्शन इंशाल्लाह इसमें कवर करेंगे। कौन सी जायदाद है जिस पर हक़ शुफ़ा एक्सरसाइज़ेबल नहीं है? कितनी मुद्दत है इसकी? कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट 1991 ये कानून पंजाब में गैर मुल्कुला जायदाद की फ़रोख्त के बाद करीबी या शरीक अफ़राद को तरजीही हक़ खरीदने के लिए बनाया गया, ताकि ज़ुल्म और नुकसान से बचाव और इस्लामी उसूल नाफ़िज़ किए जा सकें। ये एक इस्लामी इक़दार या उसूलों पर बेस्ड एक्ट है, जिसको पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट 1991 कहा जाता है। गैर मनक़ूला जायदाद जो है या इमूवेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो मूवेबल ना हो, यानी कि वो मूव ना हो सके, जैसे ज़मीन जायदाद वगैरह। मूवेबल वो प्रॉपर्टी होती है जैसे गाड़ी वगैरह या दीगर कोई चीज़ जिसको मूव किया जा सके। तो ये गैर मनक़ूला जायदाद की बाबत ये कानून आया। एक बहुत जो कॉमन नुकता है जिस सेक्शन 2 में भी डिस्कस किया है, इसके वाली सेक्शन है कि क्या ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो शहर में मौजूद होती है उस पर भी एक्सेसिबल है या नहीं? ये मकान वगैरह पर भी एक्सेसिबल नहीं है, इसके बारे में भी बात करेंगे आखिर में। लेकिन इससे पहले पर्पस है जो इस एक्ट का वो डिस्कस करते हैं। इस एक्ट का मकसद ये तमाम ऑलमोस्ट तमाम सेक्शंस को हम तरतीब से कवर करते हैं, उसका खुलासा सब डिस्कस करते हैं। इस एक्ट का मकसद ये है कि जायदाद की फ़रोख्त के बाद शरीक पुरुष के अफ़राद को हक़ दिया जाए। वो बाहर के अजनबी से पहले जायदाद खरीद सकें, जैसे कि कानून सुन्नत में बयान है। इस एक्ट की जो डिस्क्रिप्शन है जो आपने खुद ये चीज़ें बयान की हैं। ये एक्ट 1991 का यानी कि पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट 1991 कहलाता है। ये पूरे पंजाब में नाफ़िज़ अमल है, फौरी नाफ़िज़ अमल है। ये मतलब कि पाकिस्तान का लॉ नहीं है, ये पंजाब के तहत ये एक्ट है और ये पंजाब लेजिस्लेचर ने इसको पास किया था और इसकी लिमिट जो है वो पंजाब की हद तक ही महदूद है। देही इलाकों की ज़मीन या जायदाद जो शहरी या कंटोनमेंट एरिया में है वो ना हो। यानी कि देही इलाकों की ज़मीन या जायदाद जो शहरी या कंटोनमेंट एरिया में ना हो, यानी कि शहर के बाहर की जायदाद जो बड़ी जायदाद है वो हो। वो शख्स जो हक़ शुफ़ा रखता है। प्रीएम्प्टर किसको कहा जाता है? वो शख्स जो हक़ शुफ़ा रखता है। यानी कि और एक हक़ जो है ये खरीद के फ़ौरन बाद पैदा हो जाता है और जो जिस शख्स को ये हक़ पहुँचता है वो शख्स प्रीएम्प्टर कहलाता है। मुस्तकिल फ़रोख्त जिसमें कीमत अदा की जाए, हिबा बिल इवज़ भी शामिल है। गिफ्ट वगैरह की जो ट्रांज़ैक्शन होती है, किसी ने किसी को हिबा कर दिया है, गिफ्ट कर दिया है, तो उस पर आप हक़ शुफ़ा इस्तेमाल नहीं कर सकते। हक़ शुफ़ा उस वक़्त इस्तेमाल होता है जब कोई एक शख़्स प्रॉपर्टी को फ़रोख्त कर दे, उस सूरत में हक़ शुफ़ा पैदा होता है। ओवरराइडिंग अदर लॉज़ यानी कि ये अगर किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर कोई दीगर लॉ मौजूद भी है, तो उस पर भी इसकी ओवरराइडिंग इफ़ेक्ट होगा। मतलब अगर कोई दीगर कानून इससे जो पहले का जो मौजूद है, वो किसी मखसूस ट्रांज़ैक्शन को प्रोटेक्ट भी करता है या उसके बारे में उसको सिक्योरिटी भी फराहम करता है या उसके कोई हुकूक भी पैदा करता है, तो फिर भी जो ये प्रीएम्पशन एक्ट है, ये उस पर ओवरराइडिंग इफ़ेक्ट करेगा। यानी कि अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज़ आ जाता है, एक ही पॉइंट पे 2 मुख्तलिफ कवानीन आ जाते हैं। एक में एक शख्स को फ़ेवर मिलती है, दूसरे में प्रीएम्पशन एक्ट में दूसरे शख्स को फ़ेवर मिलती है। तो जो प्रीएम्पशन एक्ट की जिसको फ़ेवर मिलेगी, उसका ओवरराइडिंग इफ़ेक्ट होगा। राइट ऑफ प्रीएम्पशन जब कोई गैर मनक़ूला जायदाद फ़रोख्त हो तो हक़ शुफ़ा पैदा होगा। जी, पहले बता चुका है पर्सनल्स जो पर्सन्स एंटाइटल्ड सेक्शन 6 बयान करता है कौन से लोग हक़ शुफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी इसको कैटेगराइज़ किया गया है कौन से लोग और किस तरह से इसको एक्सरसाइज़ कर सकते हैं हक़ शुफ़ा को। यानी कि वो कौन लोग होते हैं जो इसको एक्सरसाइज़ करते हैं। शफ़ी शरीक, शफ़ी खालिद, शफ़ी जार। शफ़ी खालिद शरीक वो होता है जो पहले शरीक फिर रास्ता या पानी वाला या फिर पड़ोसी। शफ़ी शरीक जो होता है, वो होता है कि वो शख़्स जो आपका को-ओनर है उस प्रॉपर्टी में। यानी कि वो शख़्स जो आपकी प्रॉपर्टी में मुश्तरका खातेदार है, उसी प्रॉपर्टी में उसका भी कोई शेयर है, वो शफ़ी शरीक कराएगा। और खालिद वो शख़्स होगा जिसका रास्ता या पानी जो है, वो उस प्रॉपर्टी से गुज़रता होगा। मुश्तरका रास्ता या पानी उसकी जो जॉइंट होगी वो प्रॉपर्टी उसकी उसी प्रॉपर्टी से होगा। तो यानी कि वो शख़्स जिसका पानी गुज़रता होगा या जिसका मुश्तरका रास्ता पानी वगैरह का या गुज़रता होगा उस प्रॉपर्टी से होगा। शाफ़ीजार ये एडजेसेंट प्रॉपर्टी जिसकी होगी यानी कि जिसकी साथ वाली प्रॉपर्टी होगी, पड़ोसी प्रॉपर्टी का जो मालिक होगा वो शाफ़ीजार कहलाएगा। मतलब जिसका पानी गुज़रता है वो ज़्यादा उस पर बेटर राइट रखेगा। ज़रूरत से ज़रार यानी कि अब आपके पास सिर्फ ज़रूरत से नुकसान से बचने के लिए इस्तेमाल होगा। उसमें लिखना पड़ेगा केस में कि जी मुझे इसका नुकसान है, इस सेल का यदि दूसरा शख़्स खरीदेगा तो मेरी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है। सिर्फ खरीदने की वजह से नहीं, इसमें बाकायदा तौर पर आपको उस दावे में ये चीज़ लिखना पड़ती है और ये चीज़ ना लिखने की वजह से कई केसेज़ जो हैं ये खारिज हुए हैं। बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ केसेज़ जो कहते हैं मेरी प्रैक्टिस में जो आया है वो लोग कहते हैं कि शिफ़ा डिग्री नहीं होता। तो शिफ़ा इसी वजह से डिग्री नहीं होता क्योंकि उसमें आप बहुत सी जो बुनियादी चीज़ें हैं शिफ़ा के कानून की वो आप मिस कर जाते हैं। जिस तरह ये तहरीर लिखना आप मिस कर जाते हैं, आपकी प्रिंट करनी होती है तहरीर। प्रायोरिटी रूल्स जिसका रास्ता या पानी का हक ज़्यादा खास हो उसे पहले हक दिया जाएगा। जॉइंट राइट अगर कई अफराद हों तो मिलकर या अलग-अलग दावा दायर कर सकते हैं। मतलब एक से ज़्यादा लोग हैं और सभी को उस पर हक़ शुफ़ा है और वो उसको एक्सरसाइज़ करना चाहते हैं, तो वो मिलकर इस पर दावा दायर कर सकते हैं या अलग-अलग से भी दायर कर सकते हैं और उनको बाद में कंसोलिडेट दावा किया जा सकता है। अगर सब बराबर हो तो जायदाद बराबर हिस्सों में तक़सीम होगी, यानी कि कब तक़सीम होगी? जब डिग्री अगर होता है तो तक़सीम होगी। ऐसा नहीं कि फ़ौरन से तक़सीम होगी। जब दावा डिग्री होता है तो फिर जायदाद तक़सीम बराबर होगी अगर होती है तो, डिग्री होता है केस। अगर एक दावेदार पीछे हट जाए तो बाकी मुकम्मल जायदाद ले सकते हैं। मतलब अगर एक से ज़ायद लोगों ने केस किया था और एक जो है उसने अपना दावा विथड्रॉ कर लिया, तो बकिया प्रॉपर्टी है दावा डिग्री होने की सूरत में वो जो बकिया लोग रहते हैं उनको सारी प्रॉपर्टी दी जाएगी। या उसको एक्विटी हो जाए। सिर्फ दरख्त या इमारत बेची जाए तो शुफ़ा नहीं होगा, लेकिन ज़मीन के साथ हो तो होगा। यानी कि अगर प्रॉपर्टी चाहिए ज़मीन से दरख्त या इमारत को बेची जाए जो उसमें रिहायशी थी, कोई माल-मवाशी का अहाता था या कोई इस तरह से कोई चीज़, तो उस वक़्त हक़ शुफ़ा नहीं पैदा होगा। ज़मीन वगैरह अगर पूरी बेची जाए तो फिर हक़ शुफ़ा पैदा होता है। अगर बेचने वाले को 60 दिन में रजू का हक़ हो तो शुफ़ा मुअक्खर होगा। ये टर्म थोड़ी-सी कन्फ्यूज़िंग लगती है लोगों को। इसमें कई दफ़ा कंडीशनल प्रॉपर्टी फ़रोख्त होती है। किसी को कि आप मैं आपसे प्रॉपर्टी आप ये मैं आपको सेल कर रहा हूँ, कुछ तरह की तहरीर या रजिस्ट्री लिखी जाती है।
कंडीशनल सेल होती है जिसको कहते हैं कि मैं आपसे वापस ले सकूँगा, कि मैं आपको पैसे ना अदा करूँ, तो या फिर सेल अगर मैं आपको पैसे अदा कर दूँ, तो मैं आपसे ये प्रॉपर्टी वापस ले सकता हूँ। तो ऐसी सूरत में कुछ एक्सरसाइजेबल नहीं है और ये मियाद 60 दिन तक है या 2 माह तक आपकी कंडीशन। तो अगर 60 दिन तक ये कंडीशन वैलिड है, 60 दिन के बाद आपको हक पैदा हो जाता है कि आप उस पर शुफ़ा अख्तर सर्च करें। 3 डिमांड्स करनी होती हैं जी, फ़ौरन डिमांड जिसको तलब मुआथिबत कहते हैं, तलब इशारत और तलब खुसूमत। तलब मुआथिबत वो होती है जिसको जंपिंग डिमांड भी कहा जाता है। यानी कि वो डिमांड कि आप कहीं पर बैठे हैं और आपको पता चला है, तो फ़ौरन से आपने अज़हार करना है। जंप लगाकर जी, किसी ने आपको बताया है, आप बैठे थे कि जी फलाँ शख़्स ने प्रॉपर्टी जो है वो सेल कर दी है, तो आपको एकदम होते ही आपने अज़हार करना है, जी बिल्कुल अगर वो प्रॉपर्टी सेल हो गई तो वो तो मुझे खरीदनी है। उस पर मैं अपना हक़ ए-शुफ़ा रखता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं घर जाऊँगा और फिर घर में मशवरा करूँगा, फिर आकर अज़हार करूँगा, ऐसे नहीं। फ़ौरन से आपने अज़हार करना और इसको तलब मुआथिबत या जंपिंग डिमांड कहा जाता है। दूसरी तलब इशारत होती है जी, गवाहों के साथ नोटिस दिया जाता है। आपने इसके बाद फ़ौरन से जो बेचने वाला शख़्स होता है, उससे रुजू करना होता है गवाहों के साथ कि भई आप मैंने सुना है कि आपने फलाँ प्रॉपर्टी सेल कर दी है और वो प्रॉपर्टी पर मेरा प्रेम्पटी राइट है, मैं उस पर हक़-ए-शुफ़ा रखता हूँ और वो प्रॉपर्टी मैं खरीदना चाहता हूँ। तलब खुसूमत और फिर इन तीनों दोनों तलबात के बाद जब आप फिर दावा दायर कर देते हैं अदालत में, तो उसको तलब खुसूमत कहते हैं और ये तमाम अमल जो है आपको इनिशिएट करना है विदिन 4 मंथ्स या 120 दिनों के अंदर। आपने ये सारा काम करना है और ये इसकी लिमिटेशन है। अगर मालिक ना कर सके तो उसका वली एजेंट मुतालबा कर सकता है। मालिक क्यों ना कर सके? मालिक की कोई लीगल डिसेबिलिटी होनी चाहिए। बंदा मुल्क में ना हो या किसी दीगर वजह से वो माज़ूर हो और वो अपनी उस पर एक्सरसाइज़ ना कर सकता हो, तो उसका एजेंट या गार्डियन मतलब बच्चा हो, माइनर हो, तो उसका गार्डियन भी उस पर ये एक्सरसाइज़ कर सकता है। कशिफ अगर खामोशी या इल्ज़ाम से खत्म हो जाता है कि आपका टाइम था विदिन 120 डेज़ आपने खामोशी इख्तियार रखी, तो इसको समझा जाएगा कि आप राज़ी थे कि ये प्रॉपर्टी सेल हो जाए, इसके बाद आप नहीं कर सकते। डेथ ऑफ प्रीएम्प्टर अगर दावा के बाद हो जाए तो वारसों को मुंतकिल हो जाता है। यानी कि अगर दावा दायर कर दिया है और दावा दायर करने वाला फ़ौत हो जाता है, तो उसके जो वारसान है वो उसी तरह दावे के मुद्दई कंसीडर होंगे, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर ड्यूरिंग कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स यानी कि दावा की समाअत के दौरान ही अगर जिस शख्स ने दावा दायर किया था, वो उसमें से प्रॉपर्टी फ़ोर्क कर देता है। देखिए जिस प्रॉपर्टी के बेस पर उसको हक पैदा हुआ था, वो अपनी वो प्रॉपर्टी सेल कर देता है, तो फिर उसका दावा का जो राइट है वो इन्फेक्टिव हो जाएगा, गैर मौसूल हो जाएगा और वो शुफ़ा उसका ऑटोमेटिक खत्म। मुस्लिम और नॉन मुस्लिम एक-दूसरे के खिलाफ शुफ़े का हक बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी मुस्लिम या नॉन मुस्लिम की कोई प्रॉपर्टी है, तो वो एक-दूसरे के अगेंस्ट बिल्कुल शुफ़ा पैदा कर सकते हैं और बिल्कुल और वो वैलिड जो है हक शुफ़ा होगा। मतलब एक मुस्लिम के अगेंस्ट उसको गैर मुस्लिम को भी इसका हक मिले। यानी कि अगर 2 लोग हैं, एक मुसलमान है, दूसरा गैर मुस्लिम है, तो फिर अगर गैर मुस्लिम की प्रायोरिटी राइट है, जिस तरह शफ़ी शारी खालिद कैटेगरी में उससे बेहतर फ़ाल करता है, तो उसको बेहतर हुकूक पैदा होंगे और नॉन मुस्लिम जो है वो हक शुफ़ा ले जाएगा या किसी को दिया नहीं जा सकता, पूरे माल पर होगा। ये नॉन ट्रांसफरेबल है कि फलाँ शख़्स मेरे ब्याह पे अदा कर सकता है विदाउट किसी लीगल डिसेबिलिटी आप को दूसरे किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते ये आपको और ये पूरी प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल मैंने 8 कनाल रकबा फ़रोख्त किया है और आप कहते हैं कि मुझे 4 कनाल खरीदना है, तो ऐसा मुमकिन है, आपको पूरी प्रॉपर्टी पे ही करना होगा। अगर खरीदार ने मुतालबे से पहले तमीज़ की हो तो उसकी कीमत दी जाएगी। इसलिए आपने दावा वगैरह या तलबात आपने पूरी कर दी है। तो उससे पहले अगर उसने उस पर कुछ चीज़ बना ली हो और आपका दावा डिग्री होता है, तो फिर वो चीज़ों की आपको कीमत अदा करना पड़ेगी। उस पर उसने कुछ चीज़ बना ली है, कोई आता ढाबा वगैरह कुछ चीज़ बना लिया, तो नॉन नो प्रीएम्प्शन वक़्फ़ सरकारी और अवामी जायदाद पर शुफ़ा नहीं होगा। वक़्फ़ यानी कि किसी को कोई चीज़ वक़्फ़ कर दी जाती है या सरकारी चीज़ सरकार उसको अपने कब्ज़े में ले लेती है या खरीद लेती है या अवामी तौर पर कुछ ट्रस्ट वगैरह को वो दे दी जाती है, किसी अवामी मकसद के लिए दी जाती है, तो उस पर शुफ़ा अक्सर सिर्फ़ सेल पर होता है। दावा के साथ ही आपको 1/3 यानी कि 9 लाख की वो इंतकाल हुआ, तो दावा दायर करने के साथ ही विदिन 30 डेज़ ऑलमोस्ट आपको 3 लाख अदालत में दावा के साथ जमा करवाना होते हैं, ताकि आपकी जो है पता चले कि वाक़ई आप सीरियस हैं और सीरियसनेस का पता चले कि आप वाक़ई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। तो प्रेसिडेंट अगर ऐसा कन्फ्यूजन हो पब्लिक से कि जी जिम्मेदारी की मत लिखी गई है, प्रॉपर्टी की मालकियत इतनी नहीं थी जितनी इंतकाल में लिखी गई है, तो फिर अदालत इसकी मार्केट वैल्यू तय करेगी कि जी वाक़ई कितने में इंतकाल हो सकता है। दावा की मुद्दत 4 माह के अंदर आपको दावा करना होगा, मस्जिद या मम्मी जगह पर नोटिस लगाना होगा। जहाँ कानून खामोश हो वहाँ शरीयत से रहनुमाई लीजिए। अगर किसी कानून में इस कानून में या किसी जगह पर कहीं से कोई एम्बिग्यूइटी पैदा होती है, तो इस मामले में शरीयत से रहनुमाई लीजिए। 1913 का जो पहला कानून था वो खत्म कर दिया गया, तो ये था। उसका कंक्लूजन ये है कि ये कानून इंसाफ, पड़ोसी हुकूक और इस्लामी उसूलों पर मबनी है और जायदाद में तनाज़ा का खत्म होता है। ये 6 चीज़